ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात करें ये बोलूं ठीक है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? ये IAS 21 और IAS 40 के एक दो क्वेश्चंस है, उसको कंप्लीट करनी है। इश्यू सॉल्व या इशू है? चलो ये जो सैटरडे को पढ़े थे उस तरफ आना, एक तरफ 22 करने कौन पहुंचे। ये बड़ा मेरे ख्याल आवाज मेरी ठीक है, अगर किसी को नहीं आ रही तो स्पेसिफिकली दोबारा जब ज्वाइन करके देखेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज ठीक है मेरी? ये बता सब कोशिश है बस, इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहुंच जानी चाहिए। आज मैं देखता हूँ फाइनल। जी सर जी, जहाँ तक पहुंचे तो ओके सर। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो तो डबल एंट्रीज, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हो रही हो तो हमारी इस एग्जांपल में इन पहले 2 सालों में क्या हो रहा था, हम कम टैक्स दे रहे थे जिसकी वजह से फिर हमारी लायबिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन उसमें से 1500 की लायबिलिटी हमारी ईयर 3 में फिर कम हो गई। तो 4th ईयर थोड़ा सा रह गया था, कर ले पूरा, बल्कि आप भी करवा दें। 4th ईयर कैसे फाइनल करूं सर? इनकम टैक्स की वर्किंग देख लें, ऑनलाइन स्टूडेंट सिर्फ पार्टिसिपेट करें, क्या कुछ कम टैक्स दिया ज्यादा दिया? यदि ज्यादा दे दिए कम दे दिए? इन सालों का, पिछले सालों का ज्यादा दे दिए तो क्या करें? असल में सर ये कॉन्सेप्ट पता क्या, एक मिनट दोबारा जरा सुना। ये 34,500 ब्रैकेट में लिखा हुआ है करंट टैक्स के सामने, ऐसे ही? लेकिन हमारी अकाउंटिंग के हवाले से, हमारी अकाउंटिंग के एंगल से यहाँ 34,500 नहीं होना चाहिए। अगर 1 लाख प्रॉफिट है तो फिर टैक्स 30 होना चाहिए, विच मीन्स कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 4,500 ज्यादा एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ, तो उसको काट किया सही क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 34,500 ही है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 30 है। तो देयरफॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो 4,500 एक्स्ट्रा टैक्स बना हुआ है उसको यहाँ से निकाल के बेसिकली एक्सपेंस डेबिट करके, क्रेडिट करके, एक्सपेंस का डेबिट करके फिर लायबिलिटी डेबिट करके, ठीक है? तो एक दफा तो काइंडली दोबारा एंट्री लिखा था, क्या एंट्री है? डेबिट टैक्स लायबिलिटी डेबिट और डेबिट टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट बाय ₹4500। और एक लेजर बना रहा था मैं आपके साथ साथ, काइंडली इसको भी कंप्लीट करना लास्ट ईयर। ये फिजान सा दरवाजा बंद कर दीजिए। जी सर, लास्ट ईयर का लेजर उठाएं, ब्रॉट डाउन से उठाएं 4500। एंट्री प्लीज बोल के पोस्ट करें, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट expense credit, and therefore finally after the payment of 4,500 extra as well, फिर हमारा ये लायबिलिटी का जो खत्म हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। जी जी
नहीं हम इसे नहीं इस तरह तो नहीं, जरूरी तो नहीं है कि जितनी लाइबिलिटी ईयर 1 में बनी वो पूरी सेटल हो जाती है ईयर 3 में। लेकिन अगर आप सीक्वेंस रखना चाहें तो शायद फिर ऐसे ही हुआ कि ईयर 1 का 4500 में से 1500 ईयर 3 में सेटल हुआ, और हर ईयर 1 का 3000 और ईयर 2 का 1500 मिल के ईयर 4 को खत्म हो गया। तो ये कुछ जरूरी नहीं है शायद कि लाइबिलिटी उसी पैटर्न पे सेटल हो जिस पैटर्न पे वो बनी थी। नहीं हमारा तो सिंपली वर्ड ये है कि हमने फ्यूचर में टैक्स देना, तो फ्यूचर कैन बी नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर्स। इस केस में अगर हम देखें तो पहले 2 सालों में लाइबिलिटी बढ़ी है और फिर थर्ड एंड फोर्थ ईयर में सेटल। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये मशीनरी थी जिसकी लाइफ हमने 4 ईयर्स अज्यूम की है, अगर ये 10-15 साल हो तो ये डिफरेंस रिजॉल्व होते 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 10-15-20 साल भी लग सकते हैं। हमारे सिंपल वर्ड्स क्या है, टैक्स ईयर 1 का, लेकिन इसने पे होना है फ्यूचर में, तो फ्यूचर कैन बी नेक्स्ट ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर्स, हो सकता है थोड़ा करके सेटल होना। ठीक है सर, वो को लगेगा ऐसे, लेकिन पहली बात तो मेरे ख्याल सैटरडे का थे नहीं, अगर थे तो ऊपर वाली एंट्री बोले 31,500 पेबल क्रेडिट नहीं सर, तो उसमें 31,500 में ये 1500 है, तो फिर जब पे करेंगे तो एंट्री पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, तो डबल पेमेंट तो नहीं होगी, उस पेमेंट से हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो जब आप करंट टैक्स पे करेंगे तो उसमें 30,000 इस साल वाला भी और 1500 पिछले साल वाला भी पे होगा, तो दोबारा कैश तो नहीं देंगे। हाँ उसकी पेमेंट करने से क्या होगा कि जो आपने अपनी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाई थी वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, और भी कंफ्यूज? हाँ नहीं नहीं सर, नहीं था, टैक्स रेट क्यों नहीं चेंज हो सकता, लेकिन अपने अगर ना हो तो ये होगा, और अगर रेट चेंज हो जाएगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ये 70 तक पूरा करना है, तो यहाँ तक कंफ्यूजन फाइनल। बाकी बेटा अभी गेम कभी स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, अगर ये बात आप समझ गए तो आगे इशू नहीं। जी नोटेड है प्लीज। चलिए सर, अभी यही एग्जांपल चल रही है, लेकिन इसी एग्जांपल में ये जो डेफर्ड टैक्स की स्टोरी है इसको जरा एक और तरीके से समझने के लिए नेक्स्ट हेडिंग लिखा था, alternate way to calculate deferred tax। alternate way to calculate deferred tax। अभी इस साइंस में नहीं हमने पढ़ जाना कि एग्जाम में कौन सा करेंगे, वो इंशाल्लाह आराम से कर लेंगे। फिलहाल जो मैं बातें कर रहा हूँ काइंडली इसको जरा आपने तसल्ली से आराम आराम से समझते जाना। डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक तरीका भी हमने क्या अडॉप्ट किया है, जरा करंट टैक्स की वर्किंग देखा। ईयर 1 के डेफर्ड टैक्स तक मैं कैसे पहुंचा, मैंने अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और टैक्सेबल प्रॉफिट्स का डिफरेंस फाइंड आउट किया। वही 15,000 फर्स्ट ईयर, दूसरे साल बोले 5,000, कैसे लाख को देखा, 95 को देखा, फिर अगले साल भी देखा तो पता चला अब तो ज्यादा दे दिए, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ज्यादा हो गए। तो किन को देख के डिसीजन लिया, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और टैक्सेबल प्रॉफिट्स को देख के डिसीजन लिया। तो एक तरीका तो ये होता है कि प्रॉफिट्स को देख के डिसीजन, एक ऑल्टरनेट वे ये भी होता है कि आप प्रॉफिट्स की बजाय कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस को देख के डिसीजन लें। आंसर इंशाल्लाह सेम ही आएगा, फिर कौन सा एग्जाम में करना बात की बात है, लेकिन अनदर वे इसके कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और कैरिंग अमाउंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और टैक्स बेस ऑफ एन एसेट को देख के डिसीजन लेना। पेज नंबर निकालना 70, ये कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस से मेरी मुराद क्या है। नहीं नहीं अभी आप सही वाले, इसलिए मैंने जान के 70 पेज का आकर तो पेज नंबर 70 पे लिखा हुआ है। क्या मतलब है कैरिंग अमाउंट प्लीज, किसी एसेट लाइबिलिटी की जो बैलेंस शीट की फिगर है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंपेयर करें किसी एसेट और लाइबिलिटी की जो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट पर फिगर। So there are two ways to calculate deferred tax. One is compare the profits, accounting and tax. Another way is कि आप कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का कंपैरिजन करना।
ठीक है, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस। So don't restrict yourself कि carrying amount simply means WDV. Carrying amount means assets और liability की वो फिगर जो statement of financial position according to accounting आ रही, और टैक्स बेस इसी तरह वर्ड्स आप बोले दो चार दिन। एक मिनट, पेज नंबर 72 पे, पेज नंबर 72 पे जो हमने सिनेरियो स्टार्ट किया था, इसमें एक मशीन इन्वॉल्व थी। जी सर, क्या इसी मशीन की डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट्स पे फर्क पड़ा? लेकिन इसी मशीन के एंगल से अगर हम इस मशीन की कैरिंग अमाउंट और इसी मशीन की टैक्स बेस का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप अभी देखेंगे इंशाल्लाह कि वो जो सारा डिसीजन अभी थोड़ी देर पहले हमने या पर सैटरडे से लेकर आज तक अभी डिसीजन लिया है, वो डिसीजन ऐसे भी हो सकता है। कैसे? अगर एक मिनट स्टार्ट ले लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ एन एसेट व्हिच इज इन्वॉल्वड इन दिस पर्सन मशीन? अब अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विजुअलाइज करनी है। क्या ये मशीन एज एन एसेट आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएगी? तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिन फिगर्स पर नजर आएगी वो कैरिंग अमाउंट है, और टैक्स बेस कैसे कहेंगे? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिगर्स बैलेंस शीट ऑफ टैक्स में नजर आएंगी वो टैक्स बेस कहेंगे। तो लेट्स अज्यूम एक साल गुजर गया, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर what was the cost of the asset? The online students answer that please. What is the cost of asset? Not interested? What is the accounting depreciation of the first year? क्या we accumulated भी है? क्या मैं कह सकता हूँ after first year carrying amount of this machine is 75,000? Carrying amount means the amount finally आनी है, cost minus accumulated depreciation in this case. अब आ जाएगा tax base. What is cost? What is accumulated tax depreciation? अब एक ही साल गुजरा है, वही 40 accumulated भी है, तो क्या लिखो? क्या 60 टैक्स बेस? क्या इनमें डिफरेंस मौजूद है? क्या इनमें डिफरेंस इसीलिए है कि अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट है? क्या आपको पता है अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और टैक्सेबल प्रॉफिट्स में अगर डिफरेंस है तो वो अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट के डिफरेंट होने की वजह से होता है। सोचे सोचे मैंने क्या बोला, आपको बोलेगा क्या बोला? अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट डिफरेंट क्यों होगा? अगर ट्रीटमेंट टैक्स का और अकाउंटिंग का सेम है तो फिर तो डिफरेंस नहीं होगा। और कैरिंग अमाउंट भी टैक्स बेस के हमेशा बराबर ही होनी चाहिए, अनलेस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और टैक्स ट्रीटमेंट में डिफरेंस हो। मतलब फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन अगर सेम होती तो क्या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस भी डिफरेंट होती? ये सेम होती, तो ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन डिफरेंट है। तो क्या 15,000 डिफरेंस है? समझ आ गई प्लीज? एक और सवाल बता दें, अगले दो फिर खुद कीजिएगा। एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर अगर हम पहुंच जाए तो अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन कांस्टेंट है 25,000। तो व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स? अगर 2 साल बाद अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बने तो 50,000 शुड बी कैरिंग अमाउंट। डन? 25,000 और माइनस कर दिए मैंने। टैक्स बेस सोचो, टैक्स बेस, टैक्स बेस सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी है? 30। फर्स्ट ईयर की कितनी है? एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है? 70। कॉस्ट कितनी है? व्हाट शुड बी द टैक्स बेस आफ्टर 2 इयर्स? 30। 30 कैसे? 1 लाख माइनस क्या 70 कैसे बना? 40 प्लस 30 accumulated tax depreciation first 2 years की। तो once again there is a difference of 20,000। यहाँ से यहाँ तक देख के बना लें, अगले 2 साल खुद देखें।
क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में माइनस होंगे सर। सेकेंड ईयर में 50 और 70 समझ आ गए। accumulated depreciation of 2 years according to accounting as well as income tax ordinance 4030। जी सर, थर्ड ईयर की करेंगे हम 25,000, टैक्स बेस 10,000, ठीक है। अभी भी डिफरेंस है 15,000। लास्ट ईयर बहुत सीरियस लीजिएगा। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट आफ्टर 4 years? 0, टैक्स बेस 0। और क्या वाकई डिफरेंस खत्म हो गया? क्या फाइनली अकाउंटिंग में जितनी चार्ज होनी चाहिए थी मींस 1 लाख रुपीस, उतनी ही टैक्स में भी चार्ज हो गई है 1 लाख? देखें देखें अपना करंट टैक्स। सॉरी मेरी बताना भूल गए, एक कॉलम बन सकता है थोड़ा सा छोटा सा, पहले छोड़ दें, ठीक है, बस देखते थे काम रहा। जी सर जी, अब इसकी ये जो हमने टेबल बनाया इसकी हेडिंग क्या है? तो अभी मैं आपके सामने इन्हीं फिगर्स की बेस पे इंशाल्लाह डेफर्ड टैक्स की डिस्कशन करूंगा। आपने गौर से सुन के उसके आंसर्स प्लीज जरूर देने की कोशिश करें। इसे ऑप्शनल एक्सरसाइज ना बना लिया करें, प्लीज पार्टिसिपेट किया करें, यही बात खत्म हो जाएगी। आप इस तरह करें, ये तो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रखा हुआ है, अपने पास अगर करंट टैक्स की वर्किंग निकालना है, जरा फिगर्स अंडरस्टैंड करना जरा इजी हो जाएगा। अपने रजिस्टर में जरा करंट टैक्स की वर्किंग सामने रखें। देखिए, एक साल गुजर गया, बैलेंस शीट एज ऑन होती है, ऐसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पता ये होती है। एक साल गुजर गया है, हमारी इस मशीन की कैरिंग अमाउंट है 75,000, 25,000 रुपया अकाउंटिंग में डेप्रिशिएट हो चुका है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 40,000 डेप्रिशिएट हो चुका है, 60,000 टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस एसेट की वैल्यू रह गई। यहाँ तक मेरे वर्ड्स ठीक है? करंट टैक्स की वर्किंग अपने सामने रखें, ये सामने है। करंट टैक्स की वर्किंग ये नहीं है, करंट टैक्स की वर्किंग वही है जो पिछले पेज पे थी। देन सर जी, इन फिगर्स को आप जरा बोर्ड पे देखें। क्या मैं कह सकता हूँ दिस 75,000 इज रिफ्लेक्टिंग फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन?
Is this 75,000 reflecting future accounting depreciation? What is the meaning future? अगला साल नहीं, अगले साल, remaining life. The 75,000 rupees फ्यूचर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अभी बनना है या बन चुका है? किस साल के एंड पे खड़ा होगा? अभी ईयर 1 के एंड पे खड़ा, तो फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज 75,000 रुपीस। 60,000 देखें, क्या 60,000 इज फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन? अपनी करंट टैक्स की वर्किंग देखें। मैं अगर ईयर 1 के एंड पे खड़ा हूं तो फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है? 30 है, 40 नहीं है सर, 40 हो चुकी है सर। फ्यूचर मींस पास्ट सर, फ्यूचर मींस 30 है, 20 है, 10 है, उधर करंट टैक्स की वर्किंग है, तो क्या वही सम 60 है? और सर जी वही है सर। व्हाट इज फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? 75,000। व्हाट इज फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन? 60,000। क्या ईयर 1 के एंड पे हमें ये पता चल गया है कि फ्यूचर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन के कंपैरिजन में 15,000 ज्यादा होगी? नहीं दिल मानता सर, दिल नहीं कर रहा पढ़ने का सर। व्हाट इज फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? व्हाट इज फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन? Tax depreciation will be 15,000 rupees less than accounting depreciation in the future. क्या हम इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं ईयर 1 के एंड पे? हम किस दिन खड़े हैं ईयर 1 के एंड पे? क्या हमें पता चल गया कि फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000 रुपए कम होगी और ज्यादा होगी? कौन सी ज्यादा होगी? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो टैक्स डेप्रिसिएशन फ्यूचर की 15,000 रुपीज कम हो। अब बेटा अगर फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन कम होगी, फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन कम होगी, तो फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स, फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे या कम होंगे? क्यों क्यों? अगर फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन कम है तो फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। हम जरा कंफर्म भी कर देते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर अकाउंटिंग प्रॉफिट इन दिस एग्जांपल? 3 लाख रुपए, एक साल तो गुजर गया। व्हाट विल बी फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स? कैलकुलेटर उठाना और जानते 4 लाख यार, फिर तो खुद आ गई याद नहीं आ रहा सर। इस मजाक को छोड़े, कैलकुलेटर उठाएंगे तो भी हो जाएगा। अब व्हाट इज द मीनिंग फ्यूचर पर ये फाइनल कर ले सर। हम ये 0 पे खड़े हैं, हम किस वक्त खड़े हैं सर? कितने हजार साल गुजर चुके हैं? कोई नहीं 1000 साल गुजरे, सिर्फ बेचारा 1 साल गुजरा। तो फ्यूचर में कितने साल रहते हैं? व्हाट इज फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? 3 लाख रुपया टोटल 111। व्हाट इज फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन? 95,000 प्लस 105,000 प्लस 1,15,000 इज इक्वल टू 3,15,000। ये फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा क्यों होंगे? क्योंकि फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी यार। दोबारा जरा वापस आना, बोर्ड पे देखें। व्हाट इज फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? 75,000। व्हाट इज फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन? फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000 रुपए से कम है, जिससे फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स 15,000 रुपए से बढ़ जाएंगे। क्या हमें ये बात ईयर 1 के एंड पे पता चल गई? तो अगर फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स 15,000 रुपए से बढ़ गए तो कैलकुलेटर उठाएं, 15,000 लिखे, टैक्स रेट क्या है, उसी डाटा को यूज करें जो सैटरडे से इनटू 30%। तो अगर फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स 15,000 रुपए से बढ़ गए तो क्या हमें फ्यूचर में 4,500 एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्या अगर टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो हमें एक्स्ट्रा टैक्स 4,500 का फिर ज्यादा देना पड़ेगा? हम इसे भी कंफर्म कर लेते हैं करंट टैक्स वर्क में।
ये 2, 3, 4 का टैक्स है कितना 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 नजर आ रहा है? 2800, 28,500 नजर आ रहा है, और कितना नजर आ रहा है? इन तीनों सालों का टैक्स है कितना अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना? 30,000 कैसे? नहीं वो तो ईयर वाइज आप बता रहे हैं, ईयर वाइज बता रहे हैं। एक मिनट, कैलकुलेटर पे लिखे 3 लाख। ये 3 लाख क्या लिखा है मैंने? अगले सालों के अकाउंटिंग प्रॉफिट, इसको 30% से मल्टीप्लाई करें, 90,000 के है। ये फ्यूचर से रिलेटेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग टैक्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स का टैक्स, लेकिन टैक्स देना होता है टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे। तो फ्यूचर से रिलेटेड हमारा टैक्स है कितना, यहाँ से नीचे कैलकुलेट करें, एक्चुअली टैक्स है कितना? ये 2, 3, 4 का प्लस करें, 28,500। तो क्या 4,500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? तो ये तो मैं बार बार आपको यहाँ से फिगर सिखाता हूँ, ये ठीक है जस्ट रिकंसाइल करने के लिए। क्या मैं इन फिगर्स को देख के भी ये डिसीजन ले सकता हूँ कि 4,500 फ्यूचर में टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? दोबारा स्टोरी सुने। 45, सॉरी 75,000 इज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, बट 60,000 फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन। इनमें फिर हमने एक डिफरेंस निकाल लिया, और फिगर्स को जब देखा डिफरेंस निकाल के, तब पता चला कि फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000 रुपए से कम होगी। फिर ये पता चला कि इसके कम होने से फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट 15,000 ज्यादा हो जाएंगे, और अगर टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे 15,000 से, तो टैक्स रेट 30% है, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4,500 से हमारे फ्यूचर में 4,500 से हमारा फ्यूचर में टैक्स ज्यादा हो जाएगा। तो क्या ये जो फ्यूचर में हमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, ये ईयर 1 पे ही हमें पता चल गया है कि हमारी एक लायबिलिटी बन गया है? तो फाइनली क्या करते हैं, जब डिफरेंस आ जाता है तो उसे फिर आप टैक्स रेट से अगर मल्टीप्लाई करें, तो हम किस फिगर तक पहुंच जाएंगे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की फिगर तक पहुंच जाएंगे। क्या ये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? तो अगर हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आपको कैसा लग रहा है? आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप नॉर्मल लोग हैं, टैक्स आपका एक्सपेंस है, तो जो ज्यादा देना पड़ेगा, क्या आपको ये बोझ महसूस होना शुरू हो गया है? दैट बोझ जो आपने फ्यूचर में सेटल करना है इज कॉल्ड एज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो थोड़ी सी अगर काइंडली, सॉरी मुझे याद नहीं रहा, अगर एक कॉलम की जगह किसी तरह ढूंढ सकें आप, नीचे बना दें, नीचे बना दें। नहीं दोबारा रहने दें, बात नहीं करें, शुगल भी रहने दें, थोड़ी सी जगह चाहिए, इंजॉय ना करें इसे। ठीक है, और सज्जे आने थे, टैक्स देना ऐसे होता है। किसी भाई से पूछ के देख लेता है, कंपनी का एक्सपेंस है, बाकी डेफिनेटली आप इंजॉय करते हैं कि आपकी कंपनी का एक्सपेंस है, मुल्क आपका है। नहीं जब उधर जाएंगे, नहीं मेरे में चांस तो दे रहे, नहीं वो तो डिबेटेबल इशू है, उसको तो लंबी बहस हो जाएगी। कंपनी के एंगल से सोचेंगे तो एक्सपेंस है, जब अपने मुल्क के एंगल से देखेंगे तो आपको मजा आएगा। तो अपने मुल्क की काउंटिंग नहीं कर रहे, कंपनी के एंगल से। तो मुल्क के एंगल से तो टैक्स मिल रहा है, वो जब बाद में गवर्नमेंट के एंगल से अकाउंटिंग करेंगे, तो इधर की लायबिलिटी उधर पैसे, इधर कैश क्रेडिट होगा उधर डेबिट होगा। तो ये आप ही का है, इधर उधर, इधर से जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, उधर से आ रहा है आपका, उधर डेबिट हो रहा है। और सदी किन चक्करों में पड़ गए, आगे वर्किंग वर्किंग शुरू कर दी, कमाल है यार। ये किसने कहा कि अगली वर्किंग करें? अंधाधुंध वर्किंग थोड़ी करनी है। जी मेरे कुछ वर्ड्स हजम हुए थे सबको? एक सेकंड, पेज नंबर 45 पे आइएगा। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? पेज नंबर 75 के दरमियान में कहीं आपको लिखा मिलेगा एंड ऑफ ईयर 1, पेज 75। नहीं मिला? पेज 75 नहीं मिला? ये सेंटर में कहीं एंड ऑफ ईयर 1।
एक समरी इसी पर लिखी होगी नीचे उसके एंड ऑफ ईयर में। ये जो मैंने बोला आपके सामने, ये जरा एक नजर आप पढ़ के हजम करेंगे। फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन विल बी 75, ठीक है, उसी एग्जांपल के एंगल से लिखा हूं। However, future tax depreciation will be 60,000. It means future tax depreciation will be, ये फाइनल करें, लेस बाय या मोर बाय। इससे क्या होगा, फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय, और इंक्रीज बाय मींस वी हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्स, मोर टैक्स। और वो कैसे कैलकुलेट हो गया, 15,000 डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 30% इन फ्यूचर, we have to pay extra tax in future. The extra tax we have to pay in future becomes a liability or an asset, liability of the company, we have to pay extra tax. और अगर फ्यूचर में हमें लेस टैक्स देना पड़े तो वो डेफिनेटली फिर एसेट। ज्यादा टैक्स देना कैसा लग रहा है, एक बोझ महसूस हो रहा है, फ्यूचर में कम देना पड़ेगा तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वो भी सिनेरियो हो सकता है, वो मैं आता हूँ उसमें। तो यहाँ तक समझ आ गया प्लीज सबको, सभी समझ आ गया। अब ये डिस्कशन फर्दर करने से पहले से करें एक दफा दोबारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेना आना शुरू करें। अच्छा प्लीज बात को सीरियस कीजिएगा, ये नहीं कि वो कर लिया हुआ है अभी आपको पता चल जाना कि वो क्या किया हुआ है, ये क्या किया हुआ है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। फर्स्ट ये है, अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई है एंट्री बोलो, एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, brought down उठाएं 4500 सेकंड ईयर होगा ब्रॉड डाउन। आ जाए वापस टेबल, बस अब इसी टेबल को आप भी देखें, रजिस्टर में देखें। अब मेरा ख्याल करंट टैक्स की तरफ जरूरत पड़ेगी जाते हैं, वैसे अब इसी टेबल से बहस करते हैं। रेडी, अब कंक्लूड करवाना है आइडिया। सेकंड ईयर के अंदर अब हम खड़े हैं, अब कितने साल गुजर गए हैं, अब मैं जब फ्यूचर कहूंगा तो आई मीन से थर्ड एंड फोर्थ ईयर की बात होगी। तो क्या दिस 50,000 इज नाउ रिफ्लेक्टिंग फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? व्हाट इज 30,000? व्हाट इज 20,000? डिफरेंस तो ठीक है, लेकिन क्या दिस डिफरेंस इज रिफ्लेक्टिंग डिक्रीज इन फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन? देखो, क्या फ्यूचर में 20,000 टैक्स डेप्रिसिएशन कम होगी ज्यादा होगी सर? कितने रुपए कम डेप्रिसिएशन होगी फ्यूचर की? कैलकुलेटर उठाएं, क्या गई टैक्स डेप्रिसिएशन कम होगी फ्यूचर में, तो फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। कितने से बढ़ जाएंगे? 20,000 कैलकुलेटर पे लिखें, क्या समझ के ये 20,000 कैलकुलेटर पे लिख रहे हैं आप? टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, क्यों बढ़ जाएंगे? टैक्स डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी, टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। टैक्सेबल प्रॉफिट्स अगर बढ़ गए तो मल्टीप्लाई बाय 30%, कितना एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा? अब यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, आपका आंसर कितना आ रहा है? 6,000 आ रहा है, तो ये तो 1,500 नहीं आना चाहिए। करंट टैक्स की वर्किंग देखें बोर्ड, आंसर सब पे कितना है कैलकुलेटर पे? 6,000। ईयर 2 देखेगा, करंट टैक्स की जब हमने वर्किंग की ईयर 2, जब पहले डेफर्ड टैक्स की वर्किंग की तो दूसरे साल का प्रॉफिट क्या था? अकाउंटिंग प्रॉफिट 1,00,000, टैक्सेबल प्रॉफिट डिफरेंस कितना था? 5,000। 5,000 से जब रेट मल्टीप्लाई किया, दोबारा कर ले करके देखें, तो यहां बनता है 1,500, वहां बन रहा है 6,000। ये हो क्या रहा है? ये बड़ी आराम से बात समझने वाली है। प्रॉफिट्स होते हैं फॉर द पीरियड होते हैं, और बैलेंस शीट एज ऑन होती है। जब हम प्रॉफिट्स को कंपेयर करेंगे
तो हमारे पास फॉर द ईयर की फिगर पहले आएगी, फॉर द ईयर की फिगर पहले आएगी। और परेशान नहीं होना, लेजर देखें जो पहले बनाया था हमने, फॉर द ईयर की फिगर लिख के सीडी बैलेंस भी कैलकुलेट हो जाएगा। क्या 4500 पिछले साल से आ रहा था और 1500 पहले मिला एक्सपेंस, तो सीडी बन गया 6000। लेकिन जब आप बैलेंस शीट की कैरिंग अमाउंट से टैक्स बेसिस का कंपैरिजन करेंगे, तो बैलेंस शीट की फिगर्स कंपेयर करने से पहले एज ऑन कैलकुलेट होगा, और एज ऑन कैलकुलेट हो जाने के बाद अब ओपनिंग से कंपेयर करके फॉर द ईयर भी निकाल सकते हैं। दोबारा एक दफा प्लीज, प्रॉफिट्स का कंपैरिजन करेंगे तो प्रॉफिट्स फॉर द ईयर होते हैं, तो फॉर द ईयर की फिगर पहले कैलकुलेट हो जाएगी। और जब आप बैलेंस शीट आइटम्स एज ऑन कंपेयर करेंगे तो पहले एज ऑन फिगर आएगी। अब एज ऑन फिगर एक्सपेंस की होती है या लायबिलिटी की होती है? तो एज ऑन पहले मिल गया, लेकिन क्या इस एज ऑन से फॉर द ईयर भी ढूंढा जा सकता है? तो ये नहीं है कि दोनों तरह से वर्किंग करनी होती है। अगर हम फॉर द ईयर की फिगर पहले ढूंढ लेंगे तो क्या फाइनली क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा सर? आ जाएगा सर। और अगर पहले सीडी मिल जाए तो क्या फिर भी फॉर द ईयर आ जाएगा? कैसे? एक मिनट मुझे कंप्लीट करना था। यहाँ तक अब सबका 6000 है सर? ये क्या है 6000? एक्सपेंस है या लायबिलिटी? ये लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन इस क्लोजिंग बैलेंस की बेस पे हम अपनी वर्किंग कैसे कर सकते हैं? पहले ये कहाँ आ जाएगा? एज अ क्लोजिंग बैलेंस। और देन क्या इस लेजर को बैलेंस करके डिफरेंस भी फाइंड आउट किया जा सकता है? व्हाट इज ब्रॉट डाउन, व्हाट इज कैरी डाउन, किस तरफ डिफरेंस लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्रेडिट साइड पे ये डिफरेंस है, ये फॉर द ईयर का है। व्हाट इज द डबल एंट्री, व्हाट इज द डबल एंट्री? तो अगर हम कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस को कंपेयर कर रहे होंगे तो पहले क्या कैलकुलेट होगा? क्लोजिंग बैलेंस। और फिर इंशाल्लाह क्या मिल जाएगा? फॉर द ईयर, जिसके मैंने कर लिया। एग्जैक्टली इसी तरीके से करंटली लेजर बनाएगा जिस पहले सीडी लिखे, अब ऑल्टरनेटिव भी बना। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो एक्सपेंस डेट का नहीं, वो मैंने बैलेंसिंग लिखना है तो आप लिखना, मैंने डब्बा से बना दिया एक बैलेंसिंग फिगर। लेकिन बैलेंसिंग क्या है? लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। ये साल का आ गया, कितने से लायबिलिटी बढ़ी है और कितनी हो गई है। इस टेबल से क्या मिला, पहले ऊपर बनाया कि इतनी हो गई है, 6000 हो गई है, और इस साल की फर्दर कितनी लायबिलिटी बढ़ी है, वो हमने एक बैलेंसिंग निकाला। ठीक है जी जी। सर देख के कर लेते हैं, क्या हो गया? करंट टैक्स की वर्किंग देखें, अब अपने रजिस्टर नहीं देखें सर, मुझे चांस दे के आखिरी समझ के देगा सर। थर्ड और फोर्थ ईयर का अकाउंटिंग प्रॉफिट बताएगा 2 लाख। बेटा अकाउंटिंग प्रॉफिट 2 लाख है, लाख जमा लाख 2 लाख। अब नीचे 1,05,000 लिखे कैलकुलेटर में, और जमा करें 1,15,000, ये 2,20,000। इतनी सी बात। तो दो साल गुजर गए तो फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स 20,000 से बढ़ने हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 20,000 से बढ़ने हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं ये डिफरेंसेस। ठीक है, ये ऑनेस्ट फ्रेंड्स क्लियर है? अब इसमें मेरा ये जो फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में क्योंकि ब्रॉड डाउन नहीं था, या था तो ब्रॉड डाउन नहीं था, इसलिए जो क्लोजिंग बैलेंस बनना था वही फॉर द ईयर भी था, तो इसलिए वहां तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहाँ फिर प्रॉब्लम आपने सही रिजॉल्व करनी है, जब ऑनवर्ड ईयर में ब्रॉड डाउन भी होंगे। तो आगे ईयर 3 के बाद आगे बात से सारी यही खत्म हो गई। नहीं इस तरह नहीं, इसमें जल्दबाजी कर रहे हैं। End of the second third year, what is the accounting depreciation of future? 25. What is 10? What is 15? अभी भी क्या है, गौर से देखें, क्या अभी भी फ्यूचर में हम
टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कम कर रहे हैं? अब एक दफा देखिए, दोबारा करंट टैक्स देके फाइनल कीजिएगा। देख लें करंट टैक्स में फोर्थ ईयर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या है? 25,000। अब जब मैं फ्यूचर कह रहा हूँ तो किस दिन खड़ा हूँ? थर्ड ईयर के एंड पे। तो फ्यूचर मीन सिर्फ चौथा साल। तो व्हाट इज फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? 25,000। फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन, तो फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000 रुपए कम होने से टैक्सेबल प्रॉफिट 15,000 रुपए बढ़ रहा है। देखिए सबने, लेकिन अब इसको जुबानी दोबारा ट्राई करें। व्हाट इज 25,000? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फ्यूचर 10,000। डिफरेंस व्हाट इज 15,000? फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन कम होगी। टैक्स डेप्रिसिएशन के कम होने से टैक्सेबल प्रॉफिट्स अभी भी बढ़ने हैं, लेकिन कितने बढ़ेंगे? 15,000 जब बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। व्हाट इज 4,500? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सेकेंड ईयर कहने पे लायबिलिटी क्या थी? मत जल्दी करें, गलत कर रहे हैं। सेकेंड ईयर कहने पे लायबिलिटी क्या थी? बोर्ड पे देखें। एनी ब्रॉट डाउन ऑफ थर्ड ईयर 6,000। व्हाट शुड बी द कैरी डाउन ऑफ थर्ड ईयर? 4,500। अगर आप कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस को कंपेयर करेंगे तो एज ऑन फिगर पहले कैलकुलेट हो। अब ये लेजर बैलेंस कैसे करूं? कैसे करूं? कैसे करूं? कैसे करूं? क्या लायबिलिटी कम हो रही है? तो लायबिलिटी डेबिट होते हैं, एंट्री क्या बन जाएगी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। या सीडी अगर मिल जाए तो फॉर द ईयर भी मिल जाएगा, लेकिन ये अब एंट्री क्या बनी हुई है? क्या फाइनल एंट्री बनी है? यही वहां बनी थी, लेकिन वहां पहले फॉर द ईयर कैलकुलेट हुआ था। अगर आप प्रॉफिट्स को कंपेयर करेंगे तो फॉर द ईयर फिगर पहले आएगी, फिर सीडी आ जाएगा। और अगर आप कैरिंग अमाउंट से बैलेंस शीट और सॉरी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस को कंपेयर करेंगे तो एज ऑन निकाल के फॉर द ईयर तक होंगे। आप करेंगे ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी सर। ना करिए ना करें फोर्थ ईयर। और सर फोर्थ ईयर कह रहे हो, देख थर्ड ईयर कहना, फोर्थ ईयर चाह रहे हैं, देख थर्ड ईयर है। जज्बातियत, रिलैक्स। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का निकला ना प्लीज। बहुत स्लो रिस्पॉन्स है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑप्शनल समझ रहे हैं इस बहस को। हो गई तो हो गई, ना होगी तो कहां से। हमें क्या? ये लास्ट ईयर वाइंड अप करवाई, देखिए लास्ट ईयर में व्हाट इज फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन। कौन सी डेप्रिसिएशन फ्यूचर में ज्यादा होगी? कोई भी नहीं। कितना टैक्स फ्यूचर में ज्यादा देना है? कुछ नहीं। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जीरो। अच्छा, ये जीरो सबसे इंपॉर्टेंट है। इट डजंट रियली मींस कि डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर इज जीरो। व्हाट इज द जीरो? व्हाट इज द जीरो? क्लोजिंग इज जीरो। बनाए कैसे, लेजर बनाएगा 4,500। कैरी डाउन जीरो। ये कैरी डाउन जीरो क्यों हो गया? क्योंकि जो देना था वो दे दिए, लेकिन इस लेजर में एक बैलेंसिंग और फिगर फॉर द ईयर के एंगल से आ रही है। आ रही है, कितनी आ रही? 4,500। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ दिस 4,500? डेबिट टैक्स लायबिलिटी डेबिट, डेबिट टैक्स एक्सपेंस बाय रुपीस 4,500।
बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं फाइनल करके। So there are how many ways to calculate deferred tax? Number one, compare the profits, and number two, compare the carrying amounts with tax basis. थोड़ा सा इसको अगर एक्सप्लेन कर एक समरी से लिखा हुआ। There are two approaches to calculate the deferred tax. Number one, compare the accounting profits with the taxable profits to get deferred tax for the year. And number two, compare या नंबर टू मैं बाद में लिखता हूँ, पहले ये फर्स्ट पढ़ के जरा फाइनल करें, ठीक है? इसको किससे कंपेयर करके क्या निकालना, लेकिन उस कंपैरिजन से क्या फाइनल निकलेगा? डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर। मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की अमाउंट निकलेगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट निकलेगी, एक्सपेंस की। फॉर द ईयर कौन सी फिगर होती है? लायबिलिटी फॉर द ईयर या एक्सपेंस फॉर द ईयर? एक्सपेंस फॉर द ईयर निकलेगा। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी, with its tax base, compare carrying amount of an asset or liability with its tax base to get closing of deferred tax. Closing balance of deferred tax. ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स समझ आ रहे हैं? और इस केस में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ये, लेकिन एक चीज अभी और भी है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा। एक नजर पर देख लें, कोई यहाँ तक की बातें आज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी सर, एनी कंफ्यूजन? करंट टैक्स में किससे कंपेयर करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है वो जरा वो रेट हम बाद में लगा लेंगे, रेट लगाने से ना बचे, प्रॉफिट से फिर फाइनली डिफरेंस पे रेट लगाते हैं, क्योंकि वो फिर अकाउंटिंग टैक्स असल में कैलकुलेट नहीं होगा। वो तरीका तो वो भी बन जाएगा रिवर्स ऑर्डर से, लेकिन फाइनली मेरे ख्याल इससे ही वो हुआ। लेकिन रेट एक ही दफा लगा लेंगे प्रॉफिट्स का डिफरेंस लेके, रादर देन कि अकाउंटिंग प्रॉफिट को रेट लगा लें फिर करंट टैक्स को उठा लें, वहां तो वो भी ऐसे जाएगा क्योंकि दोनों को रेट 30% लग जाएगा। लेकिन बेसिकली डिफरेंस किस वजह से? अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और टैक्सेबल प्रॉफिट्स की वजह से।
तो उसको रेट्स मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी इंशाल्लाह और कंप्रिहेंसिव करेंगे। ठीक है, तो और कंफ्यूजन? चलो सर, ये जो सिनेरियो में स्टार्ट किया था इसकी बेस पे तो डिस्कशन होगी, ये जरा थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने पेज नंबर 70 भी रहना, पेज नंबर 70 पे पॉइंट नंबर 9 जरा रिवाइज कर लो, इसकी बेस पे फिर जरा एक वर्किंग करते हैं। पॉइंट नंबर 9 मींस अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिकॉर्ड होता है, एस्टिमेटेड बेसिस पे, और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टिमेटेड बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टैक्स वाले बैड डेट्स को मानते तो हैं, लेकिन कब मानते हैं, जब एक्चुअल हो जाते हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ बैड डेट्स एक्सपेंस, बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट साइड by default, and what is the entry of bad debts written off? Bad debts written off means actual bad debts. Actual bad debts ही का एक और नाम है, अपने अपने हाथ से लिखा हुआ है on page number I think 72 के स्टार्ट में। bad debt expense की एंट्री भी आपने लिखी हुई है पेज नंबर 72 के स्टार्ट पर, और प्लीज bad debts written off in is another name for actual bad debts allowance debit bad debtors credit। एक बार दोबारा बोलना था, bad debt expense की एंट्री एंड रिटर्न ऑफ की एंट्री। हाँ ऑफ कोर्स, अगर हमें पता चल गया कि अलाउंस बनाए बगैर राइट ऑफ होगी तो बैड डेट्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट, लेकिन नॉर्मल अकाउंटिंग में क्या है, अलाउंस बनते हैं। बस ये ध्यान में रखते हैं। अब एक रजिस्टर की नई जगह पे आ जाएगा, एक सेकंड सिनेरियो बनाते हैं। Let's assume end of first year of business as on 30th June 2020. फर्स्ट ईयर का एंड आ गया है एज ऑन बिजनेस का फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर मैंने इसलिए रखा है जरा ब्रॉड डाउन ना है, नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन भी बनाते हैं। फर्स्ट ईयर बिजनेस एंड हुआ 30th जून 2020 पे। बस अब यहां तक लिख के रुक जाइए। आप इस डेट पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं। पहले करंट एसेट्स इसमें हमारी बेस में नहीं है। लेट्स अज्यूम करंट एसेट्स में डेटर्स की फिगर आ रही है 5 लाख रुपीस अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग। देयरफॉर इस 5 लाख को मैंने क्या कह दिया, कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं, अब ये क्लियर है? कैरिंग अमाउंट सिर्फ मींस डब्ल्यूडीवी है। कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं, एसेट और लायबिलिटी की वो फिगर जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग आनी है, वो कैरिंग। तो प्लीज ये 5 लाख यहां तक समझ आता है? सर समझ आता है सर? क्या ये 5 लाख रिसीवेबल है? जी रिसीवेबल है सर। क्या सेल हो चुकी होगी? क्या डबल एंट्री हुई होगी कि ये डेटर बैलेंस शीट में, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट? मेरा तो ख्याल इसके पैसे भी आ गए, अगर आगे होते तो रिसीवेबल खत्म हो जाता। तो 5 लाख इज ऑन द बेस ऑफ अक्रूवल इन अकाउंटिंग बैलेंस शीट। एक चीज और रिवाइज करने, पॉइंट नंबर 7 उधर ही ढूंढना जाके, सॉरी पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, what is the accounting treatment of sale of goods, accrual, and what is the tax treatment as well? वो भी accrual है। accrual बेसिस पे एक सेल हुई लेकिन पैसे नहीं मिले, therefore एक फिगर बैलेंस शीट में आ गई। अब 6 और 9 इकट्ठा डिस्कस होना है, तो 6 और 9 में रखिएगा। अब लेट्स अज्यूम, दोबारा बोर्ड पे देखो, इस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हमने जब अपने डेटास का एनालिसिस किया तो पता ये चला कि इसमें से 5 लाख रुपीस में से 5% अमाउंट सपोज बैड है,
या इस तरह से कहना सपोज बाय की जगह 5% अमाउंट डाउटफुल है, तो क्या अगर ये डाउटफुल है तो आप अलाउंस बना लेंगे? सर जी बना लेंगे सर। क्या एंट्री कर देंगे? एडेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट। मैं क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहा हूँ इसलिए मैं अलाउंस कैलकुलेट कर देता हूँ। 5 लाख का 5% 25,000। और क्या ये 25,000 रुपया फिर 5 लाख से लेस होके फाइनल कैरिंग अमाउंट, फाइनल कैरिंग अमाउंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग 5 लाख रुपया है या 475,000? एनी कंफ्यूजन? अक्रूवल बेसिस पे एक सेल थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हमें 5% इस पे डाउट था, तो हमने अलाउंस बना के 475,000 का अपनी कैरिंग अमाउंट बना लिया। बात अभी मेरे पूरी करने जरा, अब कर लीजिए टैक्स जहन में लाए। पॉइंट नंबर 6 दोबारा जहन में लाए सही तरह। इस पीरियड में जो हमारी 5 लाख की क्रेडिट सेल हुई है, क्या उसको 5 लाख की हद तक टैक्स वाले मानेंगे? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक एंट्री बताएं। वहां भी डेटा डेबिट सेल क्रेडिट एक्रूवल बेसिस पे काउंटिंग हो रही है टैक्स में, पर एक्रूवल बेसिस पे ही टैक्स लिया जा रहा है नॉर्मल बिजनेस के रेवेन्यू में। तो अगर पैसे नहीं मिले तो क्या ये पैसे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बैलेंस शीट बनाई जाए, ये वर्ड्स मेरे क्लियर, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बैलेंस शीट बनाई जाए, हमने हमेशा बैलेंस शीट बनानी कैसे है अकाउंटिंग से, लेकिन ये करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करते हुए हमें जरा विजुलाइज करना है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर एक्रूवल बेसिस पे ये सेल्स रिकॉर्ड हो रही हैं, तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैलेंस शीट अगर बनेगी तो प्लीज टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लाख वहां नजर आएगा सर? ये 5 लाख वाली नजर आएगा सर, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नजर आएगा तो फिर हम कैरिंग अमाउंट की बजाय टैक्स बेस कह रहे हैं। व्हाई दीस फिगर्स आर सेम? क्योंकि ट्रीटमेंट सेम है। व्हाई द कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स बेस? व्हाई देयर इज नो डिफरेंस? व्हेन देयर इज नो डिफरेंस, जब ट्रीटमेंट सेम हो तो डिफरेंस नहीं होता। तो क्या सेल्स रिसीवेबल्स की हद तक कोई डिफरेंस नहीं है? रिसीवेबल्स की हद तक कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब आते हैं अलाउंस पे। हमने तो 5% अलाउंस, लेकिन टैक्स वाले 5% अलाउंस इस वक्त नहीं बनाएंगे, वो अलाउ करेंगे लेकिन कब करेंगे? जब एक्चुअल होंगे। तो फिलहाल टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउंस जीरो होने की वजह से व्हाट शुड बी द टैक्स बेस? 5 लाख। Finally, the carrying amount and tax base is different only because of creating the allowance. पॉइंट नंबर 6 तक रेवेन्यू में तो सेम ट्रीटमेंट है, लेकिन अलाउंस के रिकॉर्ड ना करने की वजह से टैक्स में टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट में डिफरेंस आ गया है। कितना डिफरेंस आ गया है? कितना डिफरेंस आ गया है? 25,000 का किस किस के दरमियान डिफरेंस आ गया है? कैरिंग अमाउंट ऑफ डेटर्स और टैक्स बेस ऑफ डेटर्स के दरमियान डिफरेंस आ गया है। थोड़ी सी स्पेस अगले एक कॉलम के लिए रख लीजिएगा, यहाँ तक। ऑनलाइन सोर्स में लिख के बताना।
ये कोई लिखते नहीं प्लीज। नहीं सर, ये करनी पड़े इसी बहस से करंट टैक्स की डिस्कशन करवाएंगे 30 जून 2020 वाला जो साल एंड हुआ है, इस साल की अगर करंट टैक्स की वर्किंग कर रही है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? इस साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसी साल का सर। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज 2 लाख रुपीस। ठीक है, पहली बात। जब करंट टैक्स की वर्किंग कर रहा हूं, कुछ टैक्स नहीं बना रहा, बताएं कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी टैक्सेबल प्रॉफिट्स के लिए? क्या इस 2 लाख रुपए में अलाउंस का डेबिट इफेक्ट आ रहा होगा सर? क्या एंट्री की होगी अलाउंस वाली? डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट, डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट। तो क्या ये अलाउंस एस्टिमेटेड बेसिस पे हमें अलाउ हो जाएगा या एक्चुअल बेसिस पे अलाउ होगा? अभी तो एस्टिमेटेड है, एक्चुअल कब होगा? फ्यूचर में। अभी तो हम इस साल के एंड पे खड़े हैं, जिस साल के एंड पे हमारी एस्टिमेशन है। क्या करेंगे 25,000 का? क्या चीज ऐड बैक करेंगे? वर्ड सही रखिएगा, बैड डेट्स वर्ड यूज करेंगे अगर हम प्रॉफिट की बात करें, अलाउंस वर्ड यूज करेंगे अगर हम डेटर्स की बात करें। तो बैड डेट्स का एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में आया होगा, उसे एड बैक क्यों करेंगे? क्योंकि टैक्स वाले फिलहाल ही अलाउ नहीं करेंगे। तो क्या हमें टैक्स 2 लाख की बजाय 2,25,000 रुपए भी देना पड़ेगा? अब ये डेफिनेटली 2 लाख रुपीज मैंने एज्यूम किया, उसकी बेस पे टैक्सेबल प्रॉफिट्स 2,25,000 बन जाएंगे। कम बन जाएंगे, ज्यादा बन जाएंगे? टैक्स रेट 30% है, तो करंट टैक्स कैलकुलेट करें 67,500 67। What is the name of this tax? Current tax. Current one लगा लेंगे, current tax at the rate of 30%. What should be the double entry of current tax? Current tax expense debit, current tax payable. तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल फिर हमारा करंट टैक्स बन रहा है 67,500। और इसी साल के एंगल से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट बनवा, जो डेटा थोड़ा सा अवेलेबल है फॉर द 30th June 2020। बट डेट लिख रखिएगा। स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से रख लेते हैं। कितना लिखूं? देखें पहले पहले करवा 2 लाख इनकम स्टेटमेंट बना लगा हमने। नेक्स्ट हेडिंग, और नेक्स्ट हेडिंग सर डेट्स, बैड डेट्स। ये इनका बात। टैक्स के बाद, टैक्स के बाद करंट टैक्स ढूंढेंगे सर।
67,500 की एंट्री बोला, फिला दे, फुल मायूसी फिला दे, नहीं बोली जा सकती। ब्रैकेट क्यों लगाई मैंने, एक्सपेंस डेबिट होगा, देखें यहाँ नेक्स्ट। उसके बाद बेटा करंट टैक्स के बाद क्या आता है, डेफर्ड टैक्स। तो डेफर्ड टैक्स एक हेडिंग लिखा और फिर आप डेफर्ड टैक्स की बहस करते हैं कि क्या इस स्टोरी में कोई डेफर्ड टैक्स इन्वॉल्व है या नहीं। इन एक्सट्रैक्ट से ऊपर ये क्या बनाया था मैंने, ये क्या था, ये किस चीज की वर्किंग थी, करंट टैक्स की वर्किंग। और ये भी नीचे क्या बनाना शुरू कर देंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ये फिगर्स कैसे अपीयर होंगे। ठीक है जी सर जी, आ जाए जरा करंट टैक्स की वर्किंग में और दोबारा सोचना शुरू करा था, ढूंढे अपनी करंट टैक्स की वर्किंग। व्हाट इज द काउंटिंग प्रॉफिट, 2 लाख, 4 लाख। What is accounting profit? 2 lakh. What is taxable profit? What is taxable profit? कितने कम प्रॉफिट्स पे टैक्स दे रहे हैं, सिचुएशन उलट हो रही है। अकाउंटिंग में कमाया कितना है, 2 लाख, टैक्स कितने पे दे रहे हैं, कितने ज्यादा पे दे रहे हैं। कैलकुलेटर उठाएं, 1 मिनट के लिए 2 लाख से 30% मल्टीप्लाई करें, 60,000। लेकिन नजर कितना आ रहा है, 67,500। तो 67,500 कैसे बना हुआ, कितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स पे टैक्स दे रहे हैं। अब 25,000 लिखें, 25,000। व्हाट इज 25,000, एक्स्ट्रा टैक्सेबल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 30%। क्या ये जो 67,500 फिगर है अकाउंटिंग प्रॉफिट से 6 लाख होनी चाहिए, सॉरी 60,000 होनी चाहिए, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी बनी हुई है, क्या कुछ एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं, पिछले सालों का दे रहे हैं या अगले सालों का दे रहे हैं। बस ये बेटा बातें की है, 2 मिनट जरा कंसल्टेशन। देखिए पॉसिबिलिटी दो ही है, इस साल अगर हम कम टैक्स दे रहे हैं और फ्यूचर में ज्यादा देना है तो इट विल रिजल्ट इनटू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कम दे रहे हैं इस साल, अगले सालों में ज्यादा देना है, इट विल रिजल्ट इनटू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। यहां सिचुएशन क्या बन गई है, इस साल ज्यादा दे रहे हैं, क्या इस साल जो ज्यादा दे रहे हैं अब ये पिछले सालों का ज्यादा दे रहे हैं। अगर पिछले सालों का दे रहे हैं इस साल तो इट विल रिजल्ट इनटू रिडक्शन इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। दोबारा जब अपने रजिस्टर खोलो, करंट टैक्स की वर्किंग निकाले, ईयर 1 2 3 4 वाली पिछला सिनेरियो। ये 1 2 3 4, ठीक है, फर्स्ट ईयर में कम टैक्स दे रहे हैं, ऐसे ही फ्यूचर में ज्यादा देना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ी। दूसरा साल देखें, कम दे रहे हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ी। थर्ड ईयर बहुत वर्ड्स देखें, ज्यादा दे रहे हैं, कितना ज्यादा, 15 से ज्यादा, बट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर्स। तो पिछले सालों का अगर अगले साल ज्यादा दिया है, थर्ड ईयर में पिछले सालों का दिया है, तो इट विल रिजल्ट इनटू रिडक्शन इन लायबिलिटी एंड सेम इज द केस इन ईयर 4 एज वेल। तो पिछले सालों से रिलेटेड अगले सालों का दे रहे थे उस एग्जांपल में थर्ड एंड फोर्थ ईयर में। देयरफॉर क्या वर्ड हम यूज कर रहे थे कि पेमेंट कर देने से अब पिछली लायबिलिटी खत्म हो रही। बोर्ड पे देखा जरा, यहां भी ज्यादा दे रहे हैं लेकिन अभी पहले ही साल है, क्या अगले सालों का ज्यादा दे रहे हैं,
या पिछले सालों का दे रहे हैं, पिछले सालों का दे रहे हैं तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम होनी है, और अगर अगले सालों का दे रहे हैं तो ये सॉर्ट ऑफ प्रीपेड टैक्स। इसकी एक आसान सी एग्जांपल से बनाया था, रेंट फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रेमिसेस रेंट पे लिए, अगर आप एडवांस में इस साल रेंट दे दें अगले सालों से रिलेटेड, तो क्या जो अगले सालों से रिलेटेड रेंट है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में होना चाहिए या आपके एसेट के तौर पे बैलेंस शीट में होना चाहिए? तो प्रीपेड रेंट है, इस साल वाला तो प्रॉफिट लॉस में होना चाहिए, लेकिन अगर अगले सालों का पे हो गया तो उसे फिर प्रीपेड रेंट के तौर पे बैलेंस शीट में होना चाहिए। सिमिलरली ये तो 67,500 बना हुआ, ये ठीक है, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 67,500 ही बनता है, लेकिन इसमें से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 60,000 हमारा अकाउंटिंग का एक्सपेंस है और बाकी 7,500 जो है वो हमारा लायबिलिटी है या एसेट है? वो हमारा एसेट। तो अगर हमने इस साल ज्यादा दे दिया है अगले सालों का तो इट विल रिजल्ट इनटू डेफर्ड टैक्स एसेट, और अगर हमने इस साल कम दिया है जो बाकी अगले सालों में देना है तो इट विल रिजल्ट इनटू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। दो पॉसिबिलिटीज ही बन सकती हैं, बन गई हैं दूसरी भी। पहली नंबर एक, कम दिया है हिम्मत कर देना, अगर इस साल कम दिया है फ्यूचर में देना है तो इट विल रिजल्ट इनटू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और अगर इस साल ज्यादा दे दिया है अगले सालों को तो इट विल रिजल्ट इनटू डेफर्ड टैक्स एसेट। व्हाट इज द मीनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट? एक प्रीपेड टैक्स है, प्रीपेड टैक्स है रिलेटेड टू फ्यूचर, फ्यूचर का टैक्स हमने इस साल दे दिया। अच्छा, ये सबको क्लियर है कि फ्यूचर का टैक्स है? सबको कैसे क्लियर है फ्यूचर का टैक्स है? एक मिनट पेज नंबर 77 खोला, पेज नंबर 77, सॉरी 76, 76 के दरमियान में ढूंढिएगा डेफर्ड टैक्स लिखा होना, डेफर्ड टैक्स सेंटर में कहीं पेन रखे आपने, आराम आराम से एक लफ्ज में सब पढ़े, चलिए नहीं 67,500 ही है वहां भी अमाउंट। We have earned accounting profit of rupees 2 lakh. However, we are paying tax on taxable profits of rupees 2,25,000. अपने रजिस्टर के साथ लिंक कर रहे हैं। ये शाहजेब साहब जिस वक्त आप बना रहे होंगे अलाउंस, उस वक्त आपको कंफर्म होगा कि 25,000 ही बैड रेट होने हैं। हाँ, जब एक्चुअली इवेंट होगा तो वो कम ज्यादा हो सकता है। अगर आपको अभी पता होगा कि 25 नहीं 30 तो 30 बना लेंगे, तो जो फिलहाल अमाउंट है वो आपको कंफर्म है, लेकिन एक्चुअल इवेंट्स की वजह से डिफरेंट हो सकती है, तो वो जब डिफरेंट होगी तब बात करेंगे। जी सर जी, 2,25,000 ओके, ओके सर। It means we are paying extra tax of rupees 7,500 on rupees 25,000 related to, ये वर्ड्स अंडरलाइन करें बस, related to future periods। देखिए रिलेटेड टू फ्यूचर पीरियड, लेट्स ट्राई कि अगर हम थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, फर्स्ट ईयर एंड अभी हमारा सेम एग्जांपल जो आपके रजिस्टर में, जब भी कभी एक्चुअल बैड रेट्स होंगे, लॉजिकली सोचा जरा काइंडली, फ्यूचर में होंगे, हो गए फ्यूचर में होंगे, वंस अगेन फ्यूचर। तो जब भी फ्यूचर के टैक्स की डिस्कशन शुरू करते हैं तो दिस इज डेफर्ड टैक्स। फ्यूचर में जब भी कभी एक्चुअल बैड रेट्स होंगे तो क्या टैक्स वाले अलाउ कर देंगे? व्हाट इज द मीनिंग अलाउ कर देंगे? क्या वो फिर एक्सपेंस बनाने की इजाजत दे देंगे? तो जब कभी फ्यूचर में एक्चुअल बैड रेट्स होंगे तो टैक्स वाले हमें ये अमाउंट एज एन एक्सपेंस जब अलाउ करेंगे तो क्या फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? सोचें सोचें, तसल्ली से सोचें। ये 25,000 अकाउंटिंग में तो एक्सपेंस बन गए, अगर ये 25,000 फ्यूचर में टैक्स एक्सपेंस बने एक्चुअल बेसिस पे, तो क्या टैक्सेबल प्रॉफिट्स फ्यूचर के कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे? क्या एक्सपेंस लेस करने से, टैक्स में एक्सपेंस खर्चा लेस करने से, ब्रैकेट लगने से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? देखिए अभी डेप्रिसिएशन की थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन फ्यूचर में कम होने से टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, लेकिन फ्यूचर में टैक्स एक्सपेंसेस बढ़ने से, एक्चुअल बैड डेट्स के टैक्स एक्सपेंस के बढ़ने से क्या टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे?
और अगर टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होंगे तो हमें उसके बाद क्या उम्मीद है कि कम टैक्स देना पड़ेगा। क्यों कम टैक्स देना पड़ेगा? क्योंकि टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। तो कम वो जो टैक्स देना पड़ेगा उस वक्त, कि हम ये नहीं कह सकते कि इसलिए कम देना पड़ेगा अभी दे दिए। कम क्यों देना पड़ेगा उस वक्त? क्या हमने इस वक्त ज्यादा दिया है तो अगला कम देना? क्या ये अल्टीमेटली डिफरेंस खत्म हो जाना है? क्या ये डिफरेंस खत्म हो जाना है? क्या ये पीरियड वाइज डिफरेंस है? क्या ये बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है? सर ये हमारा एक्सपेंस है सर। क्या टैक्स वालों का भी बन जाएगा? लेकिन डिफरेंस सिर्फ क्या है, हमारा एस्टिमेटेड बेसिस पे एक्सपेंस है, उनका एक्चुअल बेसिस पे है। मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा लिख के करना जरा, हम लिख के करना। मैं जरा माउस ढूंढ और सारी इधर अपनी घड़ियां देखें। देखी तो बहुत सारी हैं लेकिन बात बन नहीं रही। जी सर, जस्ट एक मिनट के लिए लेट्स विजुलाइज 30th June 2021 just for a sake of discussion. हम किस साल में इस वक्त? हम इस वक्त 2020 में, तो लेट्स अज्यूम 2021 में चलेगा। इस बात को समझने के लिए कि ये जो 7500 है क्या फ्यूचर से रिलेटेड है या पास्ट से रिलेटेड है या इसी साल से रिलेटेड है। एक मिनट, करंट टैक्स कहां से शुरू होती है? सपोज ए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है, मत लिखे इसकी मैंने नहीं ख्याल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख रुपीज। लेट्स अज्यूम 2021 में ये एक्चुअल बैड डेट्स हो गए हैं। अब मैंने प्लीज आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, ये फिगर डिफरेंट हो सकती हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगी, वो सब बहस करेंगे। फिलहाल एक आसान से एग्जांपल से पहले बात फाइनल करना है। लेट्स अज्यूम सेम 25,000 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2021 में एक्चुअल बैड डेट्स बन जाएं। अकाउंटिंग एंट्री बोलो, अलाउंस डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। दिस एंट्री विल नॉट अफेक्ट दिस प्रॉफिट। दोबारा बोलने दो, हमारी एंट्री अलाउंस डेबिट डेटर्स क्रेडिट इस प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगी 2021। लेकिन क्या इस एंट्री की वजह से एक्चुअल बैड डेट्स हमें टैक्स वाले अलाउ कर देंगे? हमने पहले क्या किया होगा 25,000 का? कम ऑन, नहीं हमने पहले क्या किया होगा 3 लाख में? और कुछ नहीं किया होगा। हमने इस 3 लाख में 2021 में अलाउंस डेबिट डेटर क्रेडिट करके इस प्रॉफिट में कुछ नहीं किया होगा। तो अब मैं कुछ क्यों करने लगा हूं? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करने लगा। इट इज नथिंग टू डू विद द अकाउंटिंग ऑफ 2021। तो अब मैं करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए क्या 25,000 को ऐड करूं या लेस करूं? क्यों लेस करूं? ये अलाउ होना। और जब ये अलाउ होगा तो 3 लाख की बजाय मीन्स आप कम प्रॉफिट्स पे टैक्स देंगे, और कम प्रॉफिट्स पे टैक्स देने का मतलब कैलकुलेटर बना। एक मिनट जस्ट सॉल्व करें। 2,75,000 को अगर मल्टीप्लाई करें 30% से, जी नहीं 8 लाख नहीं सर, 82,500। 82,500 इज द करंट टैक्स ऑफ 30th June 2021। अब मेरा सवाल ये है, बनता कितना था? 3 लाख लिखें, 3 लाख का 30%, 3 लाख का 30%, तो क्या कम देना पड़ रहा है या ज्यादा देना पड़ रहा है? क्यों कम देना पड़ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी उन्हें पिछले सालों में इस साल का पे किया। तो जो सेंटेंस हम चाह रहे थे फाइनल करना, क्या वो यही है कि जो 67,500 में से 7,500 की अमाउंट है, इज दिस टैक्स रिलेट्स टू फ्यूचर पीरियड्स? तो क्या ये प्रीपेड टैक्स है या पेएबल टैक्स है? तो अपने जरा पेज पे वापस आ जाए, जिस पेज पे था, पेज नंबर 76 पढ़े थे आप लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ा क्लियर है?
इन वर्ड से जो एक वर्ड आया था तो मैं एक्सप्लेन कर ख्वाहिश करता हूँ। सॉरी एक वर्ड मैं आपके सामने बात है related to future periods. Therefore, this prepaid tax as on 30th June, अब जो डेट हमारी है, is called as deferred tax asset. तो अगर हमने करंट ईयर में ज्यादा टैक्स दिए अगले सालों से रिलेटेड, तो दैट प्रीपेड टैक्स इज डेफर्ड टैक्स एसेट। और अगर हमने करंट ईयर में कम दिया है जो फ्यूचर में देना है, दैट विल रिलेट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो दो ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी, अगर हमने कम दिया है तो फ्यूचर में ज्यादा देना होगा, इट विल रिजल्ट इन टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर हमने ज्यादा दिया है फ्यूचर से रिलेटेड और फ्यूचर में कम देना पड़ेगा, तो दैट रिजल्ट्स इनटू डेफर्ड टैक्स एसेट। तो बहुत ज्यादा बात खत्म ना करें, बस यहाँ तक कंप्लीट करना होगा। एक मिनट बस मैं इसकी बस एंट्री बनाता हूँ रिलेटेड टू फ्यूचर। बस मसला प्रीपेड है या पेबल है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? बस आपने जो एक्सेक्स आप बना रहे हैं रजिस्टर पे, बस वो कर लीजिएगा फाइनल करना। तो एक्सेक्स आप लोग बना रहे थे अपने रजिस्टर में, उसमें हमने क्या क्या लिखा था अभी? करंट टैक्स नहीं, डेफर्ड टैक्स लिख रहे थे। और बस एक मिनट फाइनल, क्या सबको पता है यहाँ 60 होना चाहिए? देखें बोर्ड पर, और सभी सबको पता है सर। तो 7500 फुल कंसंट्रेट, क्या इसमें 7500 अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा या कम है? और सर ये तो बता दें यार। तो ये 7500 अब एक्सपेंसेस में से निकाल के एसेट बनना, तो एक डबल एंट्री फाइनल कीजिएगा। ये कहां से निकाल के कहां लेके जाना है? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 67500 लिखा हुआ, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 60 होना चाहिए, ये क्लियर है? तो किसको बढ़ाना है और किसको कम करना है? एक्सपेंसेस में ज्यादा लिखा हो तो एक्सपेंसेस में से निकालना है और एसेट बढ़ाना है। क्या डबल एंट्री बनेगी? क्या डबल एंट्री बनेगी सर? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट और डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट ना, लिखे। तो करंट टैक्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका टोटल 60 होना चाहिए था। तो 7500 को एक्सपेंसेस में से कम करके एसेट में बढ़ाना है। तो डबल एंट्री ठीक है सर, समझ आ गई? फाइनल करना जरा, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? वन फोर्टी आएगा सर, 140, सॉरी 140 सर। कैसे आएगा 140? 2 लाख माइनस 60,000। जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आखिरकार कहाँ लेके जाएंगे वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एसेट करंट में नॉन करंट में ये डिस्कशन मेरी अभी। एसेट बना है, लायबिलिटी बनी, एनी कंफ्यूजन फाइनली? थोड़ी सी रिवीजन कर लीजिएगा इंशाल्लाह, कल इसे तो करके कोई क्वेश्चन करते हैं। एक टेस्ट यार मेरा ख्याल रख लें मंडे को, सॉरी मंडे को आगे वेडनेसडे को एक दिन रख लें, और थर्सडे बहुत देर है IS-21 का कल नहीं है सवाल पूरे, तो एक दिन रिवाइज कर लें मेरा ख्याल है। साथ लीज के एक दो सवाल भी देख लें, लिखे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, लीज 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 मिला लें साथ। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 मेरा ख्याल है ए भी है शायद उसके साथ। तो ये दो 5 5A टाइप, ये 2-3 क्वेश्चन जरा रिवाइज कर लेगा लीज के। बाकी IS-21 तो आपने अभी भी किए, इसको देख लें जो देख लें, परसों रख लें। एक्सपेंस इसलिए क्रेडिट हुआ सर क्योंकि एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में ज्यादा आ गया था, उसमें से 7500 का एक्सपेंस निकाल के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाना। ठीक है चलो अच्छा।
ये अब्दुल मोहित साहब, अगर वो बात होती तो मैं इसका जरूर जवाब देता। वही बात है जो मैंने अभी डिस्कस की, क्योंकि फ्यूचर में टैक्सेबल इसने अलाउ जो है एक्सपेंस में, इसलिए फ्यूचर का। ठीक है शाहजेब साहब, अल्लाह हाफिज़।